बच्चों, आज कक्षा 6 में हिंदी विषय में 9वां पाठ सोना ये पढ़ा रहे हैं, जिसके प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा हैं। मेरा परिवार इस टाइटल से इन्होंने एक कहानी दी है छोटे बच्चे हिरन सावक की, सोना नाम के। तो सोना की आज अचानक स्मृति हो जाने के कारण मेरे परिचित डॉक्टर धीरेंद्रनाथ वसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगे? सचमुच मैं आपकी आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ इसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती लगता कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांग, जिन्हें देखते ही उसने प्रसुप्त गति की बिजली की लहर दौड़ने लगती थी। आंखों की कौंध जाती थी जब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक कर्णवर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, स्वर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण सावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना की मनुष्य की इस निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने आरण्य परिवेश स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रस्थान वनस्थली में जब असल भाव से रोमन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों को चौंक कर भागता है, तब सोना की माँ सहृदय प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्य जाति मृग शिशु तो भाग नहीं सकता, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण त्याग दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे सपनों से चिपके हुए सावक को जीवित उठा लाया। उनमें से किसी के परिवार के श्रद्धेय गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुष्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ सावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। सावक अवांछित तो था ही, उसने बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान मैंने प्रारंभ कर लिया। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निपल समाता ही नहीं था। उस पर सोना और पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आँखों से
उसे देखने लगती, मानो कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ ही दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ जाती और बैठती, फिर सवेरा होने पर वह बाहर चली जाती। उसका दिन भर का क्रियाकलाप इसी प्रकार से होना निश्चित हो गया। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतूहल, कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका मन नहीं लगता था। अब उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उसके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना पुकारते और वह उसके ऊपर से छलांग लगाकर एक और दूसरी ओर कूदती थी। बस वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती थी। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को भय होता कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़ कर रखती कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी की जबा डालती। डांटने पर वह अपनी गोल और चकित आंखों से ऐसे अवर्षणीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था, वह तो इस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह झलकता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उनके मुख से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगता तो वह कूदती ही। मेरे किसी अन्य परिस्थिति को प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही भयभीत और दैन्य बनकर दुबक जाता है। यह हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा हो रहेगा। मन पूछता हो क्या उचित है। वह केवल स्नेह को पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं। मेरी बिल्ली गोधुली कुत्ते हेमंत, बसंत, कुतिया, फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे अच्छा और संख्या स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई इनके कान खींचता, कोई पैर। अब वे इस खेल में तन्मय हो जाते। अचानक चौकड़ी भरकर भागती वह गिरते पड़ते उनके पीछे दौड़ने लगते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिण में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव निस्तब्ध स्निग्ध दिखाई देने लगा। परंतु सबसे अधिक
विशेषता तो उनकी आंखें और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर से नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती मानो नीलम के वल्बों में उजली विद्युत की स्फुर हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसको इस इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक शक्तिचकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद करके कारण ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के क्रियाकलापों से पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत, गोधली को तो अपने बच्चों के पास पटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण से उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना का स्नेही और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक सिर से आर पार चौकड़ी भरती रही। अब उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती, उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन अनुरूप नौकर आदि को तो साथ जाने वाले थे, परंतु पालतू जीवों को मैंने फ्लोरा के साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। उसी से उनकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म पास हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधुली मेरे कंधे पर आ बैठी, हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करने लगे, हर्ष की ध्वनि से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे को मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। याद है कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अधिक अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती घूमती थी। वह प्राय कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस श्रद्धा की स्थिति बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक छलांग लगाई, उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहरे रेशम की गठरी से शरीर की गंगा में प्रवाहित कर दिया। आगे इस प्रकार की किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना के करुण कथा का अंत हुआ। यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से हिरण पालना पड़ रहा है। ये कहानी जो अभी आपको सुनाई गई थी, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी थी,
इस पाठ में जो एक संवेदनशील, व्याकुलता, मर्म स्पर्शी कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है, बहुत अच्छी थी, आपको शायद अच्छी लगी होगी। आगे इसमें कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, इन शब्द के अर्थ इनके सामने लिखे गए हैं, इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। साथ ही कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी इसमें लिखे गए हैं। उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को ध्यान से करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है। सोना जंगल के परिवेश में गांव में कैसे आ गई? इस प्रश्न का उत्तर किताब के पृष्ठ पर लगाया हमने। सोना को छोटे बच्चे क्यों प्रिय थे? क्योंकि वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करती, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती थी। इसी प्रकार है दूसरा प्रश्न, लेखिका ने सोना के अतिरिक्त किन किन पशुओं को पाल रखा था? बहुत सारे थे। फ्लोरा कुतिया थी, बसंत था और कुत्ता था एक। इस प्रकार के कई सारे जीव जंतु उन्होंने पाल रखे थे। इसका उत्तर भी पुस्तक में है। मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, संयोग से फिर उन्हें पालना पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर भी, कौन सी परिस्थिति थी उस हिरण को पाला उन्होंने? तो मर्म स्पर्शी कहानी है, तो इसी कारण से उन्होंने हिरण को भी पाला था। तो फ्लोरा सोना के संरक्षण में बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी? क्योंकि उसने देख लिया था उसके बच्चे जो हैं सोना को अपनी माँ के समान समझते थे और उनके साथ खेलते थे और दूध पीने का प्रयास करते थे। तो फ्लोरा भी उन्हें खिलाने के लिए इस प्रकार से उनके पास आकर लेट जाती थी। तो इसलिए फ्लोरा को एहसास हुआ कि ये मेरे अनुपस्थिति में उनका पूरा ध्यान रखेगी। इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर भी इसमें दिया गया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख करके और वो फ़ोटो यानी पिक्चर हमें सेंड करेंगे ग्रुप में। आज का काम पूर्ण होता है। धन्यवाद।